हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि लाने की एक प्रकार की शक्ति होती है, और यह शक्ति जो होती है सरकार की आर्थिक नीतियों के उद्देश्य की विस्तृत रूपरेखा को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट हमारे होते हैं, हमारी इनकम होती है, हमारे एम्प्लॉयमेंट होती है, उनको प्रभावित करने और हमारी जो प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रयोग की जाती है। हमारे देश में जो आरबीआई है वो ये काम करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक ऐसी इकोनॉमी पॉलिसी है जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य में स्थायित्वता हेतु मुद्रा और साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। वैसे तो इसका अर्थ यही है कि इसमें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी लाने के लिए जो काम किया जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। पर अर्थशास्त्र की भाषा में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा पर उपयुक्त नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। तो मुद्रा से संबंधित नीतियों को हम मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं। अब किसी भी देश में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में विशेष आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की मात्रा के प्रसार और संकुचन दोनों ही के प्रबंध को मौद्रिक नीति कहा जाता है। और मौद्रिक नीति को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया। इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया, जिसमें पहले एक अर्थशास्त्र की मैं परिभाषा बताना चाहूँगी। इसमें थे एक पॉल एंजिंग। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत वे सभी मौद्रिक निर्णय या उपाय आते हैं जिनके उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। एक हमारे अर्थशास्त्री और थे केंट। केंट ने कहा कि मौद्रिक निधि का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा चलन के विस्तार और संकुचन की व्यवस्था करने से है। इन दोनों डेफिनेशंस में, और जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई इन दोनों को देखें तो एक ही चीज़ सामने आ रही है कि इसमें मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के प्रबंध जो किया जाता है वो मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा को इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं कि हमारी जो आर्थिक नीतियों का उद्देश्य जो है वो पूरा किया जा सके, है ना। तो ये कहलाती है हमारी मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो मौद्रिक नीति जब हम बोल रहे हैं कि मुद्रा के प्रसार और संकुचन को कंट्रोल करना, तो सबसे पहला उद्देश्य में हम देखें तो इसके उद्देश्य जो हैं अलग अलग देश में अलग अलग समस्याओं के आधार पर हो सकते हैं, और साथ ही कुछ उद्देश्य ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सभी देशों में समान रूप से लागू हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला तो हम जहाँ पर मुद्रा संकुचन और मुद्रा प्रसार की बात करते हैं तो वहाँ पहली चीज़ आती है कि प्राइस स्टेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है कि प्राइस स्टेबिलिटी इसका पहला उद्देश्य होगा मौद्रिक नीति का। तो हम देखते हैं कि प्राइसेस में ज़्यादातर उतार चढ़ाव के कारण मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थितियां पैदा होती है, और एक सीमा से अधिक उतार चढ़ाव के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि मुद्रा प्रसार अधिक होता है तो यह बढ़ते बढ़ते एक अनियंत्रित हो जाता है, जिससे समाज में निश्चित आय वर्ग वाले पर बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और यह एक आर्थिक बुराई हो जाती है। तो अतः मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण बनाकर उससे हमारे प्राइसेस के उतार चढ़ाव को रोकने की दिशा की ओर प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पहला उद्देश्य हमारा होगा कि हमारी प्राइस को स्टेबल रखना। दूसरा उद्देश्य होगा, जहाँ मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रसार हो या संकुचन दोनों ही स्थितियों में एम्प्लॉयमेंट की समस्या बड़ी विकट होती है। तो दूसरा जो हमारा उद्देश्य होगा वो उद्देश्य होगा रोज़गार में वृद्धि करना। तो मौद्रिक नीति से देश में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है,
कीन्स ने इस पर एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया था और कीन्स के अनुसार मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाना होता है। तो मौद्रिक नीति के द्वारा हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में दोनों में ऐसा कोऑर्डिनेशन स्थापित करें जिससे कि रोजगार के स्तर को अधिकतम किया जा सके। तो रोजगार में वृद्धि करना इसका एक मेन उद्देश्य था। फिर इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आर्थिक विकास, है ना। तो आर्थिक विकास आने वाले गतिरोध को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति की सहायता ली जाती है। इसमें जो प्राइसेस में उतार चढ़ाव को रोककर, बचत को बढ़ावा देकर, विनियोग में वृद्धि करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। तो इन सारे प्रयासों को सर्वाधिक महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि इन सभी कारणों से क्या है, हमारा आर्थिक विकास जो है तेज़ी से होता है ना। ठीक है, फिर हम जहाँ बात कर रहे हैं आर्थिक विकास की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट में स्थायित्वता, है ना। तो जब हमारे संसार में कह लें, दुनिया में कह लें, स्वर्णमान चलन में था, तो स्वर्णमान में स्वचालितता के गुण होने के कारण विनिमय दर में स्थायित्व रहता था और स्वर्णमान के पतन के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट में स्थायित्व की समस्या बहुत विकट हो गई थी, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। तो विनिमय दरों में पूर्णतया स्थिर नहीं रखी जा सकती थी, परंतु उनकी निरंतर अस्थिरता भी अनेक प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या पैदा कर देती थी। तो वर्तमान समय में प्रतिबंधित मुद्रामान के युग में विनिमय दरों में उचित स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और विनिमय दरों में स्थायित्वता की समस्या हमारे अल्प विकसित देशों के सामने सबसे ज़्यादा थी। इन देशों में हमारे निर्यात तो कम था और आयात अधिक होते थे। तो इन देशों में जो हमारी फॉरेन जो कैपिटल का अभाव रहता था, तो यहाँ पर आर्थिक विकास की समस्या पैदा होती थी। तो इन देशों की अर्थव्यवस्था फॉरेन जो हमारे ट्रेड हैं उनके ऊपर निर्भर करती थी। अतः मौद्रिक नीति के माध्यम से विनिमय दर की बार बार जो बढ़ता था या घटता था, उस दर को रोका जा सकता है यहाँ पर। हाँ, फिर आती है तीसरी आगे जो चीज़ आती है उसमें कि हमारे इन्वेस्टमेंट और हमारी सेविंग्स में जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है कि अपने देश में बचत और विनियोग के बीच जो है सामंजस्य स्थापित कर सकें। यदि बचतें बढ़ती है तो विनियोग को नहीं बढ़ाया गया तो रोजगार और आय स्तर राष्ट्रीय आय में एक बुरा प्रभाव डालते हैं। और बचतों को बढ़ा दिया जाए और उन्हें विनियोग की ओर प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। अब नेक्स्ट जो आता है कि विकास के लिए साधनों को जुटाना। तो जो देश आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं वहाँ आर्थिक विकास के लिए साधनों की कमी होती है और मौद्रिक नीति के द्वारा आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाया जा सकता है। तो उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यकता अनुसार मुद्रा और साख की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। फिर हम एक उद्देश्य और बता सकते हैं। तो उद्देश्य में हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना। तो यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति में एक सामंजस्य स्थापित करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य हो सकता है ना। तो जब कभी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तो आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाती है और इसके विपरीत यदि मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। और दोनों ही दशाओं में सामंजस्य लाने की दृष्टि से मौद्रिक नीति सफलतापूर्वक कार्य करती है। तो ये तो मैंने बताया कुछ उद्देश्य के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं हमारी मौद्रिक नीति के। अब ऐसे ही यहाँ पर और चीज़ें आती हैं इसमें मौद्रिक नीति के। ये तो मैंने केवल उद्देश्य बताएं। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो ये उद्देश्य जो है आपको इतने जो मैंने आपको छोटे रूप में मैंने बताएं, इतना छोटा प्रारूप आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो आप बुक भी पढ़ें और जो मैं ये बता रही हूँ उसको भी ध्यान से देखें क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो चैप्टर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। अब इसमें आगे जो आते हैं एक और चैप्टर है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के जो उपकरण है वो किस तरह कौन कौन से हैं, किस तरह से काम किया जाता है ना, इन पर ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वो मैं आपको इसके
बाद वाले लेक्चर में बताऊंगी। और ये नीति वाला मौद्रिक नीति का अर्थ और इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, इस पे ज़रूर से क्वेश्चन बनता है। चाहे अब आप छोटा वाला क्वेश्चन ले लें, चाहे इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी देख लें, तो इसको ज़रूर इस तरह से तैयार करें। और इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम।